आज हमारे रडार पर हैं यूपी डीएलएड यानी बीटीसी के 4th सेमेस्टर के विज्ञान के पिछले वर्षों के प्रश्न। तो ये जो पिछले वर्षों के प्रश्न हैं, जिन्हें हम PYQs कहते हैं, ये कोई आम सवाल नहीं है। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। इससे हमें परीक्षक का दिमाग पढ़ने में मदद मिलती है। तो चलिए अपनी एकाग्रता को चरम पर लाते हैं और वर्ष 2025 के प्रश्न पत्र से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, गलेना किस धातु का अयस्क है? विकल्प है, पहला लेड, दूसरा कॉपर, तीसरा लोहा और चौथा जिंक। थोड़ा सोचिए। दिमाग पर जोर डालिए। तो क्या होगा इसका जवाब? इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, लेड। अच्छा। हाँ, गैलेना जो है वो लेड, जिसे हम सीसा भी कहते हैं, उसका सबसे प्रमुख और प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सल्फाइड अयस्क है। लेकिन एक मिनट, अगर गैलेना लेड का अयस्क है तो कॉपर, लोहा और जिंक कहाँ से आते हैं? परीक्षाओं में तो ये भी पूछे जा सकते हैं ना? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, और इसीलिए हमें बाकी विकल्पों को भी देखना चाहिए। कॉपर मुख्य रूप से चाल्कोपाइराइट से निकाला जाता है। लोहे का सबसे प्रसिद्ध अयस्क हेमेटाइट है और जिंक को जिंक ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। गैलेना अक्सर इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत भारी होता है। यानी एक सवाल से हमने 4 अलग-अलग धातुओं के अयस्क जान लिए। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न। जी। प्रश्न 2, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? विकल्प हैं, पहला समुदाय, दूसरा पारिस्थितिक तंत्र, तीसरा जियोम या चौथा खाद्य जाल। आराम से सोचिए। ये विज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी कंसेप्ट है। तो इसका क्या जवाब होना चाहिए? सही उत्तर है विकल्प 2, पारिस्थितिक तंत्र। मतलब इकोसिस्टम। हाँ, जीव और उनके आसपास का जो भौतिक वातावरण है, वो मिलकर जो एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं, उसे ही इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पर मुझे यहाँ समुदाय और जियोम वाले विकल्पों में थोड़ी उलझन हो रही है। क्या ये भी तो पर्यावरण से ही जुड़े शब्द हैं? ये बहुत ही जायज उलझन है। देखिए, समुदाय में केवल सजीव चीजें आती हैं, जैसे एक जंगल के सभी जानवर और पेड़ पौधे। इसमें हवा, पानी या मिट्टी जैसी निर्जीव चीजें शामिल नहीं होती। अच्छा, समझ गया। और जियोम एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है, जैसे पूरा का पूरा रेगिस्तान। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र वो सटीक शब्द है जो सजीव और निर्जीव घटकों के बीच के लेन देन को दर्शाता है। ये अंतर स्पष्ट होना बहुत जरूरी था। अब अगला प्रश्न। जी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? विकल्प हैं, 1 शुष्क सेल, 2 डेनियल सेल, 3 वोल्टियर सेल या 4 सीसा संचायक सेल। दिमाग में अपना जवाब तय कर लीजिए। ये भी एक बहुत व्यवहारिक सवाल है। तो सही जवाब क्या है? सही उत्तर है विकल्प 4, सीसा संचायक सेल। लेड एसिड बैटरी। जी, ये एक सेकेंडरी सेल होती है। मतलब जब ये डिस्चार्ज हो जाए तो इसे बाहर से बिजली देकर दोबारा चार्ज किया जा सकता है। रुकिए, बचपन में तो हम टीवी रिमोट के खत्म हो चुके शुष्क सेल को भी थोड़ी देर धूप में रखकर दोबारा इस्तेमाल कर लेते थे। क्या वो रिचार्जिंग नहीं थी? नहीं, वो तकनीकी रूप से रिचार्जिंग बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, तो वो क्या था? धूप में रखने से सेल के अंदर मौजूद रसायन बस थोड़े गर्म हो जाते हैं, जिससे उनकी बची खुची प्रतिक्रिया कुछ समय के लिए तेज हो जाती है। ओहो। असली रिचार्जिंग का मतलब है एक रिवर्सिबल रासायनिक प्रतिक्रिया। सीसा संचायक सेल में रसायन अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आते हैं। शुष्क सेल में ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत ही काम का अंतर है। रसायनों के इसी व्यवहार से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। अब अगला प्रश्न। प्रश्न 4, नोबल गैस का उदाहरण है। विकल्प हैं, 1 रेडॉन, 2 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन या 4 कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से विकल्पों को देखिए और सोचिए। नोबल गैस। यहाँ सही उत्तर है पहला विकल्प, रेडॉन। मतलब रेडॉन एक अक्रिय गैस है? बिल्कुल। नोबल गैस का मतलब ही यही है कि ये रासायनिक रूप से स्थिर होती है और आसानी से किसी अन्य तत्व के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। लेकिन रेडॉन के बारे में एक बहुत ही डराने वाला तथ्य मैंने पढ़ा था। वो क्या? ये गैस अक्सर घरों के बेसमेंट में जमीन के नीचे से रिसकर जमा हो जाती है, और क्योंकि ये रेडियोधर्मी होती है, ये सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। आपने बिल्कुल सही तथ्य उठाया। नोबल गैसें भले ही प्रतिक्रिया ना करें, लेकिन रेडॉन का जो नाभिक होता है वो अस्थिर होता है।
तो वो टूटता रहता है। जी, और रेडिएशन छोड़ता है। बाकी जो विकल्प हैं जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, वो बहुत प्रतिक्रियाशील गैसें हैं। गैसों की दुनिया का ये पहलू सच में हैरान करने वाला है। चलिए अब जीवों की दुनिया में चलते हैं। अब अगला प्रश्न। जी। प्रश्न 5, सर्वाहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं? विकल्प हैं 1 शाकाहारी, 2 मांसाहारी, 3 पौधों और जंतुओं दोनों को, या 4 इनमें से कोई नहीं। अपना जवाब सोचिए। ये काफी आसान सवाल है अगर शब्दों को ध्यान से पढ़ें। सही कहा, तो उत्तर बता दीजिए। सही उत्तर है विकल्प 3, पौधों और जंतुओं दोनों को। सर्वाहारी मतलब जो सब कुछ खा सकें? जी, ऑम्निवोर्स। ये वो जीव हैं जिनका पाचन तंत्र वनस्पति और मांस दोनों तरह के भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम होता है। अगर हम इंसानों की बात करें तो हम भी सर्वाहारी हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक मांसाहारी जीव जैसे शेर, वो घास क्यों नहीं खा सकता? पेट तो उसका भी होता है। इसका कारण जीवों की आंतों की बनावट और एंजाइम्स में छिपा है। वो कैसे? पौधों में सेल्यूलोज होता है, जिसे पचाने के लिए बहुत लंबी आंत और विशेष बैक्टीरिया की जरूरत होती है। वो शेर के पास नहीं होते। हम इंसानों का पाचन तंत्र दोनों तरह के एंजाइम्स बनाता है। ये प्रकृति का कितना अद्भुत संतुलन है। इसी के साथ हमने 2025 के प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अब हम 2023 के पेपर की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न। चलिए। प्रश्न 6, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। विकल्प हैं 1 लकड़ी का बुरादा, 2 कांच का बुरादा, 3 लोहे का बुरादा, 4 उपरोक्त सभी। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, सोचिए। यह छात्रों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है विकल्प 3, लोहे का बुरादा। लेकिन कई बार परीक्षार्थी उपरोक्त सभी विकल्प देखकर बिना सोचे उसी पर टिक कर देते हैं। हाँ, और ये परीक्षा बनाने वालों का सबसे पसंदीदा जाल होता है। चुंबक केवल लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है। लोहे के परमाणुओं के अंदर एक विशेष व्यवस्था होती है जिसे डोमेन कहते हैं। चुंबक के आते ही ये डोमेन एक दिशा में अलाइन हो जाते हैं। लकड़ी या कांच में ऐसा नहीं होता? बिल्कुल नहीं, इसलिए उन पर चुंबक का कोई असर नहीं होता। तो उपरोक्त सभी हमेशा आपका दोस्त नहीं होता, ये याद रखना चाहिए। अब अगला प्रश्न। जी। प्रश्न 7, मिश्र धातु है। विकल्प हैं 1 पीतल, 2 तांबा, 3 जस्ता, 4 टिन। जवाब क्या होगा, तय कीजिए। एलॉय के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है? सही उत्तर है पहला विकल्प, पीतल। पीतल यानी ब्रास। हाँ, पीतल कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, बल्कि ये तांबे और जस्ते को मिलाकर बनाई गई एक मजबूत मिश्र धातु है। मुझे हमेशा पीतल और कांसे में कंफ्यूजन होता है। कांसे को अंग्रेजी में ब्रॉन्ज कहते हैं ना? जी। अगर पीतल तांबे और जस्ते से बनता है तो कांसा कैसे बनता है? ये कंफ्यूजन बहुत आम है। देखिए, दोनों में मुख्य धातु तांबा ही होती है। अच्छा। जब तांबे में जस्ता मिलाते हैं तो पीतल बनता है, और जब तांबे में टिन मिलाते हैं, जो कि यहाँ विकल्प 4 में दिया है, तब कांसा बनता है। अरे वाह, ये तो याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। हाँ, मिश्र धातुएं मूल धातु को और मजबूत बनाने के लिए बनाई जाती है। यह स्पष्टीकरण बहुत काम आएगा। विकासवाद के सिद्धांत की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न। बिल्कुल। प्रश्न 8, डार्विनवाद संबंधित हैं। विकल्प हैं 1 उपार्जित लक्षणों की वंशागति, 2 अंगों का उपयोग और अनुपयोग, 3 जीवों के आकार में वृद्धि, 4 योग्यतम की उत्तरजीविता। इस ऐतिहासिक सवाल पर सोचिए। जीव विज्ञान का बहुत ही अहम सवाल है ये। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प 4, योग्यतम की उत्तरजीविता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी, चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत इसी बात पर टिका है कि प्रकृति में वही जीव बचता है जो खुद को माहौल के अनुसार सबसे बेहतर ढाल लेता है। डार्विन का सिद्धांत तो समझ आ गया, लेकिन ये जो पहला और दूसरा विकल्प है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति और अंगों का उपयोग, ये भी तो किसी वैज्ञानिक का सिद्धांत था ना? हाँ बिल्कुल, वो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क का सिद्धांत था, जिसे लेमार्कवाद कहते हैं। वो जिराफ की गर्दन लंबी होने वाला उदाहरण? एकदम सही। लेमार्क का मानना था कि जीव अपने जीवन काल में जो लक्षण अर्जित करते हैं वो अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, पर डार्विन ने इसे गलत साबित कर दिया था। मतलब डार्विन और लेमार्क के बीच का ये अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए। अब अगला प्रश्न। जी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। विकल्प हैं 1 थैलेसीमिया, 2 एनीमिया, 3 हीमोफीलिया, 4 उपरोक्त सभी। बायोलॉजी के इस अहम सवाल पर सोचिए।
बीमारियों से जुड़े सवाल हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका उत्तर बताइए। सही उत्तर है विकल्प 3, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, मैंने सुना इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। बिल्कुल, ये महारानी विक्टोरिया के परिवार में पाया गया था। ये एक आनुवंशिक विकार है जिसमें खून जमाने वाले प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो चोट लगने पर खून जल्दी रुकता नहीं है? एकदम सही। और बाकी जो बीमारियां हैं विकल्पों में, जैसे थैलेसीमिया और एनीमिया, उनमें क्या होता है? एनीमिया में मुख्य रूप से आयरन की कमी के कारण खून या रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। और थैलेसीमिया में शरीर असामान्य हीमोग्लोबिन बनाता है जिससे रेड ब्लड सेल्स नष्ट होने लगते हैं। लेकिन खून का थक्का ना बनना ये केवल हीमोफीलिया में होता है। तो हर बीमारी का अपना एक अलग मैकेनिज्म है। अब अगला प्रश्न। चलिए। प्रश्न 10। एलिसा परीक्षण है ALISA। विकल्प हैं 1 क्षय रोग, 2 डेंगू ज्वर, 3 TB, 4 एड्स। इस मेडिकल टेस्ट के बारे में सोचिए। ये मेडिकल फील्ड का बहुत ही कॉमन टेस्ट है। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है विकल्प 4 एड्स। मतलब HIV वायरस का संक्रमण पता लगाने के लिए। जी। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एक ब्लड टेस्ट है। मुझे इसके नाम में जो एंजाइम लिंक्ड शब्द है वो थोड़ा जटिल लगता है। ये काम कैसे करता है? क्या ये सीधे वायरस को पकड़ता है? नहीं, ये सीधे वायरस को नहीं ढूंढता। जब HIV वायरस शरीर में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। अच्छा, तो ये टेस्ट उन एंटीबॉडीज को ढूंढता है? बिल्कुल। और लैब में इस टेस्ट के दौरान एक खास एंजाइम डाला जाता है। अगर खून में वो एंटीबॉडीज होती हैं तो वो एंजाइम प्रतिक्रिया करके खून का रंग बदल देता है। क्या बात है! रंग बदलकर बीमारी का पता लगाना, विज्ञान कितनी गहराई तक जाता है। अब हम वर्ष 2022 के प्रश्नों की ओर आ गए हैं। अब अगला प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगी। जी, बताइए। सभी छात्रों को ये ध्यान देना चाहिए कि परीक्षा में डार्विनवाद और बीमारियां जैसे विषय बार बार पूछे जाते हैं। 2023 और 2022 के पेपर इसका जीता जागता प्रमाण है। चलिए इसी निरंतरता के साथ पैटर्न को देखते हैं। प्रश्न 11। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं 1 डार्विन, 2 लेमार्क, 3 ह्यूगो डिवरीज, 4 मेंडल। पैटर्न को पहचानिए और सोचिए। उत्तर तो अब स्पष्ट हो ही गया होगा। जी, तो बता दीजिए। सही उत्तर है पहला विकल्प, डार्विन। इसी किताब को अंग्रेजी में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कहते हैं ना? बिल्कुल। इसी किताब में डार्विन ने पहली बार प्राकृतिक चयन का अपना क्रांतिकारी सिद्धांत दुनिया के सामने रखा था। देखिए, अभी कुछ मिनट पहले ही हमने 2023 के पेपर में डार्विनवाद पर सवाल देखा था और अब 2022 में किताब का नाम पूछ लिया गया। यही तो पैटर्न है। लेकिन यहाँ विकल्प 4 में जो मेंडल लिखा है, उनका भी तो विकास या वंशागति में कोई रोल है? हाँ, ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशागति के नियम दिए थे। लेकिन प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत केवल डार्विन का है। ये एक बहुत ही स्पष्ट अंतर है। चलिए बीमारियों वाले पैटर्न को भी देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न। जी। प्रश्न 12। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 1 दिसंबर, 2 1 जनवरी, 3 1 जून, 4 5 जून। तारीख याद करने की कोशिश कीजिए। फिर से वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 1 दिसंबर। इस जॉनलेवा बीमारी के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को ये दिन तय किया गया है। 2023 में पूछा गया कि जांच कौन सी टेस्ट से होती है और 2022 में पूछा गया कि जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। जी। वैसे विकल्प 4 में 5 जून भी है। ये भी तो कोई खास दिन है। बिल्कुल, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। परीक्षक अक्सर ऐसी मिलती जुलती और प्रसिद्ध तारीखें विकल्पों में डालते हैं ताकि जो छात्र रट कर आए हैं वो कंफ्यूज हो जाएं। एकदम सही पकड़े हैं आप। तारीखों का ये भ्रम वाकई खतरनाक हो सकता है। भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न। चलिए। प्रश्न 13 विद्युत धारा का मात्रक है। विकल्प है 1 एम्पियर, 2 कूलाम, 3 वोल्ट, 4 सेकंड। फिजिक्स के इस बेसिक नियम पर सोचिए। ये बहुत ही बेसिक लेकिन अहम सवाल है। जी। तो इसका सही उत्तर? सही उत्तर है पहला विकल्प, एम्पियर। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मापते हैं? जी हाँ।
किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के बहने की जो दर होती है उसे हमेशा एम्पियर में मापा जाता है। इसे समझने के लिए क्या हम पानी के पाइप का उदाहरण ले सकते हैं? वो कैसे? जैसे पाइप में पानी कितनी तेजी से बह रहा है वो एम्पियर है, और पानी को पीछे से जो प्रेशर मिल रहा है वो वोल्ट है। आपका ये पाइप और प्रेशर वाला उदाहरण बहुत ही शानदार और सटीक है। तो फिर ये कूलाम क्या है? कूलाम विद्युत आवेश यानी चार्ज की कुल मात्रा का मात्रक है। आपके उदाहरण में पाइप के अंदर कुल कितना पानी मौजूद है वो कूलाम है। ओहो। और प्रति सेकंड कितना पानी बाहर निकल रहा है वो एम्पियर है। जब प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश बहता है तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। एम्पियर, वोल्ट और कूलाम का ये रिश्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। जी। अब अगला प्रश्न। जी। प्रश्न 14। निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है। विकल्प हैं 1 निकेल, 2 कोबाल्ट, 3 लोहा, 4 सोना। ध्यान से विकल्प देखिए और सोचिए। यह सही उत्तर है विकल्प 3 लोहा। रुकिए, क्या निकेल और कोबाल्ट मैग्नेटिक नहीं होते? विज्ञान की गहराई में जाएं तो वो भी तो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। क्या ये सवाल गलत नहीं है? आपका पकड़ना बिल्कुल सही है। तकनीकी रूप से निकेल और कोबाल्ट भी चुंबकीय होते हैं। तो फिर? लेकिन हमें ये देखना होता है कि हम किस स्तर की परीक्षा दे रहे हैं। DL-ED के स्तर पर कक्षा 8 तक के विज्ञान में चुंबकत्व का सर्वमान्य उदाहरण हमेशा लोहा ही पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो सबसे शक्तिशाली उदाहरण के रूप में लोहा सही है। बिल्कुल, इसलिए यहाँ लोहे को चुनना ही सबसे सुरक्षित और सही विकल्प माना जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। परीक्षा में कभी-कभी सबसे सही नहीं बल्कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना होता है। अब अगला प्रश्न। डोलोमाइट किसका अयस्क है? विकल्प हैं 1 जिंक, 2 मैग्नीशियम, 3 लेड, 4 तांबा। सही उत्तर है विकल्प 2 मैग्नीशियम। डोलोमाइट वास्तव में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का कार्बोनेट अयस्क है। और अगर किसी छात्र को ये याद ना हो तो वो एलिमिनेशन कैसे इस्तेमाल करेगा? देखिए, हमने पहले ही प्रश्न में पढ़ा था कि लेड का अयस्क गैलेना है, हाँ। कॉपर का चाल्कोपाइराइट है और जिंक का जिंक ब्लेंड है। ओहो, तो डोलोमाइट के लिए केवल एक ही विकल्प बचता है और वो है मैग्नीशियम। बिल्कुल, यही कारण है कि हम शुरुआत से सभी विकल्पों पर चर्चा कर रहे थे। और अब अगला प्रश्न। सिनेबार किसका अयस्क है? विकल्प हैं 1 मर्क्यूरी, 2 लोहा, 3 तांबा, 4 लेड। सोचिए। सही उत्तर है मर्क्यूरी। सिनेबार मर्क्यूरी यानी पारे का मुख्य प्राकृतिक स्रोत और प्रमुख अयस्क होता है। अच्छा, यहाँ थोड़ा रुक करना इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। मतलब ये अयस्क या ओर आखिर होता क्या है? अयस्क मूल रूप से वो चट्टानें होती हैं जिनसे हम मुनाफे के साथ धातु निकाल सकते हैं। सिनेबार ना एक बेहद चमकीले लाल रंग की चट्टान होती है। लाल रंग की? तो मर्क्यूरीज में कैसे छिपी होती है? प्राचीन काल में ना इसका इस्तेमाल लाल रंग बनाने के लिए ही किया जाता था और लोगों को पता भी नहीं था कि इसके अंदर जहरीला पारा मौजूद है। अरे बाप रे। हाँ, तो जब इस लाल चट्टान को हवा में गर्म किया जाता है तो एक शुद्ध रासायनिक प्रक्रिया होती है और उसमें से चांदी जैसी चमक वाली तरल धातु यानी मर्क्यूरी निकलकर बाहर आती है। मतलब जो बाहर से एक सुंदर लाल पत्थर दिखता है वो असल में एक तरल धातु का घर है? बिल्कुल, ये प्रकृति का एक अद्भुत रसायन विज्ञान है। बहुत ही शानदार। अब अगला प्रश्न। जी। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? विकल्प हैं 1 पोलियो, 2 एड्स, 3 कोरोना, 4 हैजा। सोचिए। सही उत्तर है हैजा। हैजा विब्रियो कलेरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है, न कि वायरस से। यहाँ हमेशा ना एक कंफ्यूजन रहता है। मतलब बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही बीमारियां फैलाते हैं, तो फिर दोनों में इतना बड़ा अंतर क्या है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि बैक्टीरिया एक पूरा का पूरा जीवित जीव है। अच्छा, एक कोशिकीय जीव। हाँ, जो अपना खाना खुद पचा सकता है और प्रजनन कर सकता है। जब हैजा का बैक्टीरिया दूषित पानी के जरिए आंतों में पहुंचता है तो वो एक विष छोड़ता है जिससे शरीर का सारा पानी बाहर निकलने लगता है। समझ गया। और वायरस कैसे अलग हैं? दूसरी तरफ वायरस जैसे कोरोना या पोलियो वो खुद में पूर्ण रूप से जीवित नहीं होते।
वे एक प्रकार के कोडेड संदेश होते हैं जो शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को हाईजैक कर लेते हैं। अरे वाह, हाईजैक कर लेते हैं। बिल्कुल। और फिर उन कोशिकाओं से अपनी कॉपियां बनवाते हैं। इसीलिए दोनों के काम करने का और उनके इलाज का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया, मतलब बैक्टीरिया एक घुसपैठिया है और वायरस एक हाईजैकर। बेहतरीन। अब अगला प्रश्न। एकदम सही। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? विकल्प हैं 1 लैक्लांशिया सेल, 2 वोल्तीय सेल, 3 डेनियल सेल, 4 सीसा संचायक सेल। सोचिए। सही उत्तर है सीसा संचायक सेल। ये एक द्वितीयक या सेकेंडरी सेल है क्योंकि इसे डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज किया जा सकता है। इसे थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है। जब हम प्राथमिक और द्वितीयक कहते हैं तो बैटरी के अंदर ऐसा क्या हो रहा होता है जो एक को रिचार्जेबल बनाता है और दूसरे को यूज एंड थ्रो? प्राथमिक सेल जैसे कि हमारे टीवी रिमोट की बैटरी, वो एक वन वे स्ट्रीट की तरह होते हैं। वन वे स्ट्रीट मतलब एक ही दिशा में? हाँ, उनके अंदर का रसायन एक बार जब बिजली पैदा कर देता है तो वो राख की तरह बेकार हो जाता है। उस रासायनिक प्रतिक्रिया को पलटा नहीं जा सकता। अच्छा, और द्वितीयक सेल में? सीसा संचायक सेल यानी लेड एसिड बैटरी एक टू वे स्ट्रीट है। जब इससे बिजली ली जाती है तो लेड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर लेड सल्फेट बनाते हैं। ठीक है। लेकिन जब इसे वापस बिजली दी जाती है ना, तो ये प्रक्रिया उल्टी दिशा में चलने लगती है और बैटरी फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। यानी द्वितीयक सेल में रसायन विज्ञान को रिवर्स गियर में डाला जा सकता है। क्या बात है। अब अगला प्रश्न। बिल्कुल। प्रश्न 4, रक्त को किस तापक्रम पर सुरक्षित किया जाता है? विकल्प हैं 1 4.5 डिग्री सेल्सियस, 2 0 डिग्री सेल्सियस, 3 10 डिग्री सेल्सियस, 4 -5 डिग्री सेल्सियस। सोचिए। सही उत्तर है 4.5 डिग्री सेल्सियस। ब्लड बैंकों में रक्त को जमने और खराब होने से बचाने के लिए इसी आदर्श तापमान पर रखा जाता है। ये सवाल ना दिमाग में एक जिज्ञासा पैदा करता है। कैसी जिज्ञासा? अगर रक्त को खराब होने से बचाना ही है तो उसे सीधा 0 डिग्री या -5 पर जमा कर क्यों नहीं रख देते? मतलब बर्फ में तो चीजें ज्यादा सुरक्षित रहती है ना। यहीं पर ना कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम लागू होता है। रक्त सिर्फ एक लाल पानी तो है नहीं। हाँ, उसमें तो कोशिकाएं होती हैं। बिल्कुल, उसमें लाखों जीवित लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। अगर तापमान 0 डिग्री या उससे नीचे चला जाए तो रक्त के अंदर का पानी बर्फ बन जाएगा। अच्छा, और बर्फ बनने से क्या नुकसान है? बर्फ के क्रिस्टल्स ना सुइयों की तरह नुकीले होते हैं। वो उन रक्त कोशिकाओं की झिल्ली को पूरी तरह फाड़ देंगे। बाप रे। और अगर तापमान 10 डिग्री रखा जाए तो वहां बैक्टीरिया पनपने लगेंगे और कोशिकाओं का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाएगा। इसलिए 4.5 डिग्री सेल्सियस वो गोल्डीलॉक्स जोन है जहां कोशिकाएं बिना जमे गहरी नींद में सुरक्षित रहती हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत मैकेनिज्म है। प्रकृति और विज्ञान का ये संतुलन चौंकाने वाला है। अब अगला प्रश्न। जी। प्रश्न 5, डार्विनवाद संबंधित है? विकल्प हैं 1 उपार्जित लक्षणों से, 2 उपयोग अनुपयोग, 3 योग्यतम की उत्तरजीविता, 4 वृद्धि प्रवृत्ति। सोचिए। सही उत्तर है योग्यतम की उत्तरजीविता या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन का यह सिद्धांत कहता है कि जो जीव बदलते पर्यावरण के सबसे अनुकूल होते हैं वही जीवित रहते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता का नाम सुनते हैं ना, अक्सर लोग सोचते हैं कि जो सबसे ताकतवर या हिंसक जीव होगा वही बचेगा। क्या वास्तव में इसका यही मतलब है? यह एक बहुत ही आम गलतफहमी है। डार्विन के सिद्धांत में फिटेस्ट का मतलब सबसे मजबूत या सबसे तेज दौड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। तो फिर असली मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है सबसे अच्छा अनुकूलन। मान लीजिए पर्यावरण में बहुत अधिक ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। ऐसे में एक विशाल और मजबूत डायनासोर शायद ना बच पाए। हाँ, क्योंकि उसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक छोटा सा भालू जिसके शरीर पर घने बाल हैं वो बच जाएगा। पर्यावरण ही वो फिल्टर है जो ये तय करता है कि किस जीव के गुण उस समय सबसे ज्यादा काम आएंगे। यानी ताकत नहीं बल्कि ढलने की क्षमता ही अस्तित्व बचाती है। ये कॉन्सेप्ट वाकई शानदार है। और इसी के साथ हमारे 2021 के प्रश्न सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। हाँ, ये एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बन गई है। बिल्कुल। और जिस तरह एक जनरेटर लगातार ऊर्जा बनाता है ना, उसी तरह बिना रुके अब हम 2020 के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है। चलिए। प्रश्न 6, तृतीयक उपभोक्ता है?
विकल्प हैं 1 हरे पौधे, 2 चूहा, 3 सांप, 4 बाज। सोचिए। सही उत्तर है बाज। बाज खाद्य श्रृंखला के सबसे शीर्ष पर होता है और अन्य मांसाहारी जीवों को खाता है, इसलिए ये तृतीयक उपभोक्ता है। इसे पर्यावरण के नजरिए से कैसे देखा जाए? आखिर ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर कैसे काम करते हैं? इसे ना ऊर्जा के एक पिरामिड की तरह देखना चाहिए। हरे पौधे उत्पादक हैं जो सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। ठीक है, वो बेस हो गए। हाँ, फिर एक चूहा उस पौधे को खाता है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता बन गया। एक सांप उस चूहे को खाता है तो वो द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। और फिर बाज की बारी आती है। एकदम सही। जब एक बाज आसमान से गोता लगाकर उस सांप का शिकार करता है तो वो तृतीयक यानी थर्ड लेवल कंज्यूमर बन जाता है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि हर स्तर पर 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसलिए एक पारिस्थितिक तंत्र में बाज जैसे शीर्ष शिकारियों की संख्या हमेशा बहुत कम होती है। ऊर्जा का 10% नियम, यही कारण है कि प्रकृति में संतुलन बना रहता है। अब अगला प्रश्न। बिल्कुल। प्रश्न 7 उपधातु है। विकल्प हैं 1 लोहा, 2 आर्सेनिक, 3 सोना, 4 ग्रेफाइट। सोचिए। सही उत्तर है आर्सेनिक। आर्सेनिक में धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे उपधातु कहा जाता है। ये उपधातु का कॉन्सेप्ट ना थोड़ा रहस्यमयी लगता है। हाँ। मतलब धातुएं बिजली की सुचालक होती हैं। हाँ। और अधातुएं कुचालक होती हैं। तो ये उपधातुएं बीच में कैसे काम करती हैं? यही तो इनकी सबसे बड़ी खासियत है। उपधातुएं अवसरवादी होती हैं। सामान्य तापमान पर ये शायद बिजली को अपने अंदर से न गुजरने दें। अच्छा, तो फिर करंट कैसे पास होता है? अगर इन्हें थोड़ा गर्म किया जाए या इनमें कुछ अशुद्धियां मिला दी जाएं, तो ये अचानक बिजली प्रवाहित करने लगती हैं। इसी गुण को सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहा जाता है। अरे वाह, सेमीकंडक्टर्स। हाँ, हालांकि आर्सेनिक अपने जहरीलेपन के लिए कुख्यात है, लेकिन सिलिकॉन जैसे अन्य उपधातुओं के बिना आज के कंप्यूटर और मोबाइल फोन का अस्तित्व ही संभव नहीं था। यानी आधुनिक तकनीक पूरी तरह से इन्हीं उपधातुओं की दोहरी नागरिकता पर निर्भर करती है। कमाल का तथ्य है। अब अगला प्रश्न। जी। प्रश्न 8 उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसका है? विकल्प हैं 1 लमार्क, 2 डार्विन, 3 मेंडल, 4 डी ब्रीज। सोचिए। सही उत्तर है लेमार्क। लेमार्क ने ही बताया था कि जीव अपने जीवन काल में जो गुण अर्जित करते हैं वे अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। डार्विन की बात तो हमने पहले की, लेकिन लेमार्क का यह सिद्धांत उनसे कैसे अलग है? मैंने जिराफ की गर्दन वाला उदाहरण काफी सुना है। बिल्कुल, जिराफ वाला उदाहरण सबसे सटीक है। लेमार्क का मानना था कि अगर किसी जिराफ ने ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को जीवन भर खींचा है, तो उसकी गर्दन थोड़ी लंबी हो जाएगी और फिर उसके बच्चों की गर्दन जन्म से ही लंबी होगी। यानी जीवन काल में जो मेहनत की गई वो जीन्स में चली गई। अच्छा, तो क्या ये सच है? नहीं, आधुनिक जेनेटिक्स ने ये साबित कर दिया है कि जीवन काल में अर्जित शारीरिक बदलाव डीएनए में नहीं जाते। जैसे जिम जाने वाले माता पिता के बच्चे जन्म से बॉडी बिल्डर नहीं होते। हाँ, वो तो है। लेकिन विकासवाद के इतिहास में लेमार्क की ये सोच एक बहुत बड़ा मील का पत्थर थी। बिल्कुल, विज्ञान हमेशा पुरानी गलतियों से सीखकर ही आगे बढ़ता है। इस शानदार चर्चा के बाद अब अगला प्रश्न है। चलिए। प्रश्न 9 नोबल गैस है। विकल्प हैं 1 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 रेडॉन। सोचिए। सही उत्तर है रेडॉन। ये एक अक्रिय या इनर्ट गैस है जो सामान्यतः अन्य तत्वों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करती। इन्हें नोबल गैस या अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है? मतलब ऐसा क्या है इनके परमाणुओं में जो ये किसी से दोस्ती या दुश्मनी नहीं करते? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि रसायन विज्ञान में हर परमाणु चाहता है कि उसकी सबसे बाहरी कक्षा यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह भरी हो। अच्छा। इसके लिए परमाणु एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं या छीनते हैं, जिसे हम रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। अच्छा। लेकिन नोबल गैसों की बात अलग है। वो कैसे? हीलियम, नियॉन और रेडॉन जैसी गैसों की बाहरी कक्षाएं पहले से ही पूरी तरह भरी होती हैं। वे एकदम तृप्त और स्थिर हैं।
उन्हें किसी अन्य तत्व की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए वे नोबल या एकांत प्रिय होते हैं। वो परमाणु जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। बहुत ही रोचक व्याख्या। अब अगला प्रश्न। जी। प्रश्न 10 जनित्र में ऊर्जा रूपांतरण विकल्प हैं। 1 यांत्रिक से विद्युत, 2 विद्युत से यांत्रिक, 3 रासायनिक से ऊष्मीय, 4 कोई नहीं। सोचिए। सही उत्तर है यांत्रिक से विद्युत। जनित्र यानी जनरेटर घूमने की यांत्रिक गति को लेकर उसे बिजली यानी विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। एक जनरेटर के अंदर असल में ऐसा क्या जादू होता है कि बस किसी चीज को घुमाने से बिजली पैदा हो जाती है? सारा जादू ना फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम में छिपा है। वो कैसे काम करता है? जनरेटर के अंदर तांबे के तारों की एक बहुत बड़ी कुंडली होती है जिसे शक्तिशाली चुंबकों के बीच रखा जाता है। जब किसी यांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस तार की कुंडली को चुंबकों के बीच तेजी से घुमाया जाता है ना, जैसे डीजल इंजन या बहते पानी से। एकदम सही। तो वो चुंबकीय क्षेत्र तारों के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों को धक्का देना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉनों का यही बहाव विद्युत धारा या बिजली कहलाता है। यानी घुमाव को चुंबक की मदद से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बदलना। बेहतरीन। अब अगला प्रश्न। जी। और श्रोताओं, आपको याद दिला दूं कि हम अगले पड़ाव पर हैं। यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। तुरंत 2019 के बचे हुए 5 प्रश्नों को शुरू करते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 11 विद्युत धारा का मात्रक है। विकल्प हैं 1 एम्पेयर, 2 कूलाम, 3 सेकंड, 4 वोल्ट। सोचिए। सही उत्तर है एम्पियर। किसी भी परिपथ में विद्युत आवेश के बहने की दर को एम्पियर में ही मापा जाता है। अभी हमने इलेक्ट्रॉनों के बहाव की बात की, तो ये एम्पियर वास्तव में कितनी बड़ी मात्रा है? इसे कैसे विजुलाइज किया जाए? एम्पियर सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़े ट्रैफिक जाम के खुलने जैसा है। वो कैसे? जब हम कहते हैं कि तार में 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, तो इसका मतलब है कि तार के किसी एक बिंदु से हर एक सेकंड में 6.24 क्विंटिलियन इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। बाप रे, क्विंटिलियन? हाँ, ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वोल्ट वो प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है, लेकिन एम्पियर उन इलेक्ट्रॉनों की कुल गिनती है जो उस धक्के के कारण बह रहे हैं। 6.24 क्विंटिलियन इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। ये वाकई हैरान करने वाला है। अब अगला प्रश्न। चलिए। प्रश्न 12 हेमेटाइट किसका अयस्क है? विकल्प हैं 1 लोहे का, 2 तांबा, 3 जिंक, 4 लेड। सोचिए। सही उत्तर है लोहे का। हेमेटाइट प्रकृति में पाया जाने वाला लोहे का सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा वाला अयस्क है। अयस्क के बारे में हमने सिनेबार वाले प्रश्न में बात की थी। तो इस हेमेटाइट की क्या खासियत है जिससे इसे लोहे का सबसे अहम स्रोत माना जाता है? हेमेटाइट का नाम ना ग्रीक शब्द हेमा से आया है, जिसका मतलब होता है खून। खून? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस अयस्क का रंग जंग लगे लोहे या सूखे खून जैसा गाढ़ा लाल होता है। इस लाल चट्टान में लोहे के परमाणु ऑक्सीजन के साथ मजबूती से बंधे होते हैं। तो फिर उस लोहे को बाहर कैसे निकालते हैं? कारखानों में इस हेमेटाइट को कार्बन के साथ बड़ी भट्टियों में पिघलाया जाता है। कार्बन ऑक्सीजन को चुराकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और पीछे रह जाता है शुद्ध पिघला हुआ लोहा। अरे वाह! हाँ, जिससे आज की हमारी पूरी सभ्यता की इमारतें और गाड़ियां बनी हैं। यानी सभ्यता की बुनियाद इस लाल चट्टान पर टिकी है। क्या खूब है। अब अगला प्रश्न। बिल्कुल। प्रश्न 13 मिश्र धातु है। विकल्प हैं 1 पीतल, 2 तांबा, 3 जस्ता, 4 टिन। सोचिए। सही उत्तर है पीतल। पीतल या ब्रास एक शुद्ध धातु नहीं है, बल्कि ये तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाई गई एक मिश्र धातु है। धातुओं को आपस में मिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब तांबा या जस्ता अकेले क्यों काफी नहीं है? ये ना कमियों को छुपाने और ताकतों को मिलाने का खेल है। वो कैसे? शुद्ध तांबा बिजली का बहुत अच्छा सुचालक तो है, लेकिन वो बहुत नरम होता है और जल्दी मुड़ जाता है। वहीं जस्ता काफी भंगुर या ब्रिटल होता है। अच्छा। लेकिन जब इन दोनों को पिघलाकर एक सटीक अनुपात में मिलाया जाता है, तो इनके परमाणु एक दूसरे के बीच इस तरह फंस जाते हैं कि नई धातु यानी पीतल बेहद मजबूत और चमकदार बन जाती है। इसीलिए पुराने जमाने के बर्तन और वाद्य यंत्र पीतल से बनाए जाते थे, है ना? ये मजबूत भी है और इसमें जंग भी आसानी से नहीं लगता। 2 कमजोरियों को मिलकर एक ताकतवर संयोजन बनाना बहुत ही प्रेरणादायक विज्ञान है। अब अगला प्रश्न। जी। प्रश्न 14 है एनीमिया के कारण हैं। विकल्प हैं 1 गरीबी,
2 अज्ञानता, 3 गंदगी, 4 सभी। सोचिए। सही उत्तर है सभी। खराब पोषण, अस्वच्छता और जागरूकता की कमी, ये सभी रक्त की कमी यानी एनीमिया के प्रमुख कारण हैं। अक्सर विज्ञान में ना हम बीमारियों को सिर्फ वायरस या बैक्टीरिया के नजरिए से देखते हैं, लेकिन इस सवाल के विकल्प तो पूरी तरह से सामाजिक और आर्थिक लग रहे हैं। और यही इस प्रश्न की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये विज्ञान को समाज शास्त्र से जोड़ता है। वो कैसे? देखिए, एनीमिया मुख्य रूप से शरीर में आयरन की कमी से होता है, जिससे खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। अब आयरन की कमी क्यों होती है? हाँ, यही तो सोचने वाली बात है। गरीबी के कारण पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। गंदगी के कारण पेट में कीड़े पनपते हैं जो शरीर का सारा पोषण खा जाते हैं। और अज्ञानता के कारण लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके खान पान में क्या कमियां तो हैं। इस तो एक पूरी साइकिल है। बिल्कुल। इसलिए एनीमिया सिर्फ एक मेडिकल समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि समाज के विकास से होता है। ये एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है जो विज्ञान को समाज की जमीनी हकीकत से जोड़ता है। अब अगला प्रश्न। चलिए। प्रश्न 15। उत्परिवर्तन का कारण है। विकल्प है 1 जीन परिवर्तन, 2 वातावरण, 3 चयन, 4 वंशागति। सोचिए। सही उत्तर है जीन परिवर्तन। जीवों के डीएनए या जीन में अचानक होने वाले किसी भी बदलाव को ही उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन का नाम सुनते ही ना साइंस फिक्शन फिल्मों की याद आ जाती है। असली जीव विज्ञान में ये जीन परिवर्तन कैसे और क्यों होता है? इसे ना एक बहुत बड़ी किताब की तरह समझना चाहिए। डीएनए शरीर के निर्माण की एक निर्देश पुस्तिका है जिसमें अरबों अक्षर लिखे हैं। अच्छा, एक मैनुअल की तरह। हाँ, जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो वे इस पूरी किताब की कॉपी बनाती हैं। कभी कभी कॉपी करते समय कोई टाइपो या टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, एक अक्षर बदल जाता है या छूट जाता है। और उसी को म्यूटेशन कहते हैं। एकदम सही। ये प्राकृतिक रूप से कॉपी करने की गलती के कारण हो सकता है या सूरज की यूवी किरणों के प्रभाव से भी हो सकता है। ज्यादातर म्यूटेशन बेअसर होते हैं, लेकिन कभी-कभी यही टाइपो जीव को एक नया गुण दे देते हैं जो विकासवाद का इंजन बन जाता है। एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक और पूरा विकासवाद आगे बढ़ जाता है। ये सच में अविश्वसनीय है। बिल्कुल। निर्दिष्ट धारा का उपयोग कहाँ किया जाता है? विकल्प हैं 1 पंखा, 2 टॉर्च, 3 टीवी, 4 कूलर। सोचिए। सही उत्तर है टॉर्च। टॉर्च में बैटरी होती है जो हमेशा दिष्ट धारा यानी डीसी ही प्रदान करती है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, पंखा, टीवी या कूलर भी तो बिजली से ही चलते हैं ना, तो फिर वे गलत विकल्प क्यों हैं? क्योंकि पंखा, टीवी और कूलर जैसे भारी उपकरण सीधे दीवारों के सॉकेट से जुड़े होते हैं, जहां से उन्हें प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी मिलती है। अच्छा, एसी धारा। हाँ, एसी धारा समय के साथ अपनी दिशा बदलती रहती है, जिससे इसे पावर प्लांट से घरों तक लंबी दूरी के लिए भेजना आसान होता है। ऊर्जा का नुकसान कम होता है। तो बैटरी से चलने वाली टॉर्च का सिस्टम एकदम अलग है। बिल्कुल। बैटरी के अंदर जो रासायनिक प्रक्रिया होती है ना, वो इलेक्ट्रॉनों को केवल एक ही दिशा में धकेलती है। इसे ही डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा कहते हैं। मतलब ग्रिड से आने वाली बिजली लहरों की तरह नाचती हुई आती है और बैटरी वाली बिजली एक सीधी रेखा में चलती है। समझ गया। अब अगला प्रश्न। हाँ, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 पौधे जंतु कड़ी है। विकल्प हैं 1 अमीबा, 2 युग्लिना, 3 विषाणु और 4 कवक। सोचिए। सही उत्तर है युग्लिना। युग्लिना में पौधों की तरह क्लोरोफिल होता है और जंतुओं की तरह यह गति कर सकता है। 1 मिनट, क्लोरोफिल तो पौधों में होता है ना, जो उन्हें अपना खाना खुद बनाने में मदद करता है। तो ये जंतु कैसे हो गया? यहीं पर विज्ञान का वर्गीकरण बहुत दिलचस्प हो जाता है। और विषाणु यानी वायरस भी तो एक तरह की कड़ी ही है ना? देखिए, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, पौधे और जंतु के बीच की नहीं। शरीर के बाहर वायरस एक मरे हुए क्रिस्टल जैसा होता है और शरीर के अंदर जाते ही वो जीवित उठता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ युग्लिना एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो भ्रम पैदा करता है। जब धूप होती है तो यह क्लोरोफिल का उपयोग करके पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण करता है। और अंधेरे में? जब अंधेरा होता है तो ये अपने शरीर पर मौजूद एक पूंछ जैसी संरचना की मदद से तैरता है और जंतुओं की तरह शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करता है। ये तो प्रकृति का अपना हाइब्रिड मॉडल हो गया।
जो धूप और शिकार दोनों से चार्ज हो सकता है। बहुत ही शानदार। अब अगला प्रश्न। बिल्कुल। प्रश्न 3, चुंबकीय पदार्थ हैं। विकल्प हैं 1 लोहा, 2 पीतल, 3 लकड़ी, 4 प्लास्टिक। सोचिए। सही उत्तर है लोहा। चुंबक केवल लौह चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहे के को ही अपनी ओर खींचता है। बचपन में ना सभी ने चुंबक को पीतल के बर्तनों या लकड़ी के दरवाजों पर चिपकाने की कोशिश की होगी। हाँ, ये तो सब करते। लेकिन पीतल भी तो एक धातु है, वो क्यों नहीं चिपकता? इसका कारण परमाणुओं के स्तर पर छिपा है। लोहे, कोबाल्ट और निकल जैसी धातुओं के अंदर छोटे छोटे चुंबकीय डोमेन होते हैं। इन्हें बहुत ही सूक्ष्म चुंबक माना जा सकता है। अच्छा, तो लोहे के अंदर पहले से ही छोटे चुंबक होते हैं? बिल्कुल। जब लोहे के पास कोई बाहरी चुंबक लाया जाता है तो ये सारी सूक्ष्म चुंबक एक ही दिशा में एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, जिससे एक मजबूत आकर्षण बल पैदा होता है। और पीतल में ऐसा नहीं होता? नहीं, पीतल जो कि तांबे और जस्ते का मिश्रण है, उसके अंदर ऐसी कोई डोमेन संरचना नहीं होती जो संरेखित हो सके। इसलिए चुंबक पीतल को अनदेखा कर देता है। ये कमाल की बात है कि कैसे परमाणुओं की अंदरूनी व्यवस्था एक धातु को चुंबक बना देती है। और अगर शरीर के अंदर देखा जाए तो वहां भी एक अलग तरह का कारखाना चल रहा है। अब अगला प्रश्न। हाँ, शरीर की बात ही अलग है। प्रश्न 4, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? विकल्प हैं 1 यकृत, 2 तिल्ली, 3 अस्थि मज्जा, 4 हृदय। सोचिए। सही उत्तर है अस्थि मज्जा। शरीर की हड्डियों के बीच मौजूद अस्थि मज्जा में ही लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। हृदय तो खून को पंप करता है, ये समझ आता है, लेकिन यकृत और तिल्ली भी तो खून से ही जुड़े हैं। उनका क्या काम है? बहुत ही सटीक सवाल है। यकृत और तिल्ली खून के कारखाने नहीं है, बल्कि वे उसके फिल्टर और कब्रिस्तान हैं। कब्रिस्तान मतलब खून वहां जाकर खत्म होता है। हाँ, तिल्ली यानी प्लीहा पुरानी और खराब हो चुकी लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का काम करती है, इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और नया खून कहाँ बनता है? निर्माण का सारा काम बड़ी हड्डियों के खोखले हिस्से में मौजूद स्पंज जैसे ऊतक यानी अस्थि मज्जा में होता है, जहां स्टेम कोशिकाएं हर दिन लाखों नई कोशिकाएं बनाती हैं। यानी अस्थि मज्जा निर्माण स्थल है और तिल्ली रिसाइकलिंग प्लांट। बेहतरीन। अब अगला प्रश्न। बिल्कुल। प्रश्न 5, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विकल्प हैं 1 टंगस्टन, 2 लोहा, 3 तांबा, 4 एल्यूमिनियम। सोचिए। सही उत्तर है टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, जिससे ये बिना पिघले तेज रोशनी दे सकता है। लेकिन तांबा और एल्यूमिनियम तो बिजली के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। घरों की वायरिंग में भी तांबा ही इस्तेमाल होता है ना? हाँ, होता तो है। बल्ब में टंगस्टन क्यों? देखिए, क्योंकि बल्ब में हमारा उद्देश्य बिजली को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह भेजना नहीं है। बल्ब जलने का सिद्धांत ही यही है कि जब किसी पतले तार से बिजली गुजरती है तो वो तार उस प्रवाह का कड़ा विरोध करता है। अच्छा, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। बिल्कुल। इस भारी विरोध के कारण तार बहुत ज्यादा गर्म होकर चमकने लगता है। अगर तांबे का इस्तेमाल किया जाए तो वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और तुरंत पिघल कर टूट जाएगा। और टंगस्टन इतनी गर्मी सह लेता है? हाँ, टंगस्टन का गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है, जो उसे पिघलने नहीं देता। बल्ब असल में एक ऐसा उपकरण है जो बिजली को बहने से रोकता है और इसी संघर्ष से रोशनी पैदा होती है। ये नजरिया बिल्कुल नया है। इसी के साथ वर्ष 2018 का भाग पूरा होता है। अब अगला प्रश्न। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम 2017 के प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं, जहां मानव शरीर और पर्यावरण की जटिलताओं से जुड़े सवाल सामने आने वाले हैं। ये वाले प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 6, एलिजा परीक्षण है। विकल्प हैं 1 क्षय रोग, 2 एड्स, 3 डेंगू, 4 टीबी। सोचिए। सही उत्तर है एड्स। यह परीक्षण रक्त में विशिष्ट एंटीबॉडी की पहचान करके एड्स संक्रमण की पुष्टि करता है। मेडिकल साइंस की दुनिया में टीबी या डेंगू के लिए तो अक्सर हम रक्त या बलगम की जांच सुनते हैं। एलिजा टेस्ट सीधे तौर पर एचआईवी वायरस को नहीं ढूंढता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। यह टेस्ट दरअसल शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को मापता है। मतलब ये वायरस को नहीं बल्कि शरीर के बचाव को देखता है? हाँ, जब एचआईवी वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर उससे लड़ने के लिए विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाता है, जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं। एलिजा परीक्षण इन्हीं एंटीबॉडीज की मौजूदगी की जांच करता है।
और अगर वो मिल गए तो? अगर वे एंटीबॉडी मौजूद हैं तो यह साबित हो जाता है कि वायरस शरीर में घुस चुका है। यानी ये सीधे चोर को पकड़ने जैसा नहीं है, बल्कि उस अलार्म को सुनने जैसा है जो चोर के आने पर शरीर खुद बजाता है। अद्भुत। अब अगला प्रश्न। सही उदाहरण दिया आपने। प्रश्न 7। गैलेना किसका अयस्क है? विकल्प हैं 1 लेड, 2 जिंक, 3 लोहा, 4 तांबा। सोचिए। सही उत्तर है लेड। गैलेना प्रकृति में पाया जाने वाला लेड यानी सीसा का मुख्य प्राकृतिक अयस्क है। खदानों से धातु एकदम शुद्ध रूप में तो मिलती नहीं है, तो क्या जिंक, लोहे या तांबे के अयस्कों के नाम भी अलग होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। प्रकृति में धातुएं अक्सर ऑक्सीजन या सल्फर के साथ रासायनिक रूप से बंधी चट्टानों के रूप में पाई जाती हैं। जैसे लोहे का अयस्क। लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट या मैग्नेटाइट होता है और जिंक अक्सर जिंक ब्लेंड के रूप में मिलता है। गैलेना में लेड सल्फर के साथ जुड़ा होता है। तो फिर उस सल्फर को हटाया कैसे जाता है? बाद में कारखानों में रासायनिक प्रक्रियाओं के जरिए इस सल्फर को उड़ा दिया जाता है ताकि शुद्ध लेड प्राप्त हो सके। जो पत्थर जैसा दिखता है वही भट्टी में तपकर धातु बन जाता है। अब अगला प्रश्न। बिल्कुल। प्रश्न 8। पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। विकल्प हैं 1 समुदाय, 2 जीव और वातावरण, 3 जियोम, 4 खाद्य जाल। सोचिए। सही उत्तर है जीव और वातावरण। किसी भी स्थान के जीव जंतु और उनके आसपास के भौतिक वातावरण के आपसी संबंध से ही ये तंत्र बनता है। कई बार लोग समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। अगर मैं सिर्फ जंगल के जानवरों की बात करूं तो क्या वो पारिस्थितिकी तंत्र है? नहीं, वो सिर्फ एक समुदाय है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित चीजें जैसे पेड़, जानवर, बैक्टीरिया और निर्जीव चीजें जैसे सूरज की रोशनी, मिट्टी, हवा, पानी दोनों का होना अनिवार्य है। मतलब दोनों का आपसी संबंध जरूरी है। बिल्कुल। वे लगातार एक दूसरे के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। अगर केवल खाद्य जाल को देखा जाए तो वो सिर्फ ये बताता है कि कौन किसे खा रहा है, लेकिन वातावरण जोड़े बिना तंत्र पूरा नहीं होता। अगर मिट्टी बदल गई तो सब बदल जाएगा। हाँ, अगर मिट्टी का प्रकार बदला तो वहां उगने वाले पेड़ बदलेंगे और फिर उन पर निर्भर जीव भी। सब कुछ एक अदृश्य धागे से बंधा हुआ है। अब अगला प्रश्न। सही कहा। प्रश्न 9। शुष्क सेल में एनोड होता है। विकल्प हैं 1 कार्बन, 2 सिलिकॉन, 3 जर्मेनियम, 4 बोरान। सोचिए। सही उत्तर है कार्बन। शुष्क सेल के मध्य में स्थित कार्बन की छड़ धनात्मक सिरे यानी एनोड का कार्य करती है। विकल्प में सिलिकॉन और जर्मेनियम भी दिए गए हैं। ये तो कंप्यूटर चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इस्तेमाल होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल होते हैं। फिर इन्हें बैटरी में क्यों नहीं लगाया जाता? कुछ खास परिस्थितियों में ही बिजली को बहने देते हैं, लेकिन बैटरी या शुष्क सेल को लगातार एक अच्छा चालक चाहिए जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सके। तो कार्बन ये काम करता है। हाँ, शुष्क सेल में जिंक का बाहरी आवरण कैथोड का काम करता है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और बीच में मौजूद वो ग्रेफाइट की छड़ एनोड का काम करती है। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक रूप है और यह बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है। यानी वही कार्बन जो पेंसिल की नोक में होता है वही बैटरी के दिल में धड़क रहा है। अब अगला प्रश्न। हाँ, विज्ञान ऐसे ही जुड़ा है। प्रश्न 10। रक्त का थक्का बनाने वाली कणिका है। विकल्प हैं 1 आरबीसी, 2 डब्ल्यूबीसी, 3 प्लेटलेट्स, 4 हीमोग्लोबिन। सोचिए। सही उत्तर है प्लेटलेट्स। चोट लगने पर रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स ही थक्का जमाकर खून का बहना रोकते हैं। अगर खून में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मौजूद हैं तो उनका इस थक्के से कोई लेना देना नहीं है। उनका काम पूरी तरह अलग है। आरबीसी का काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर तक पहुंचाना। हीमोग्लोबिन उसी आरबीसी के अंदर का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बांधता है। और डब्ल्यूबीसी शरीर के सैनिक हैं जो बीमारियों और संक्रमण से लड़ते हैं। लेकिन जब किसी नस या रक्त वाहिका को नुकसान पहुंचता है ना, तो केवल प्लेटलेट्स ही वहां इकट्ठा होकर आपस में चिपकने लगती हैं और वो एक जाली बना लेती हैं। बिल्कुल, ये एक प्राकृतिक प्लग है जो खून को बहने से रोकता है। शरीर का ये फर्स्ट एड सिस्टम वाकई अचूक है। अब अगला प्रश्न। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि विज्ञान के मूल सिद्धांत सालों साल एक जैसे रहते हैं, बस उन्हें पूछने का तरीका बदल जाता है। अच्छा। हाँ, वर्ष 2016 के प्रश्नों की ओर बढ़ते हुए ये स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे पुरानी अवधारणाएं नए रूप में सामने आती हैं। तो आइए इस आखिरी पड़ाव
वर्ष 2016 के प्रश्नों पर नजर डालते हैं। प्रश्न 11, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया। विकल्प हैं 1 डार्विन, 2 लेमार्क, 3 मेंडल, 4 जेसी बोस। सोचिए। सही उत्तर है डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ही यह सिद्धांत दिया था कि प्रकृति सबसे अनुकूल जीवों को ही जीवित रहने के लिए चुनती है। लेमार्क भी तो विकासवाद की ही बात करते थे ना, वो जिराफ की लंबी गर्दन वाला उदाहरण। फिर उनका सिद्धांत डार्विन से अलग कैसे है? देखिए, लेमार्क का मानना था कि जीव अपने जीवन काल में जो लक्षण अर्जित करते हैं, जैसे गर्दन खींचकर लंबी करना, वही लक्षण अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। इसे अर्जित लक्षणों की वंशागति कहा गया। और डार्विन का क्या मानना था? डार्विन का प्राकृतिक चयन अलग था। उन्होंने समझाया कि किसी भी प्रजाति में पहले से ही विभिन्नताएं होती हैं। प्रकृति केवल एक छलनी का काम करती है। छलनी का काम मतलब जो पर्यावरण के अनुकूल हैं वे बच जाते हैं और जो नहीं ढल पाते वे नष्ट हो जाते हैं। और जहां तक बाकी विकल्पों की बात है, मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम दिए थे और जेसी बोस ने तो पौधों में जीवन साबित किया था। डार्विन की छलनी बहुत निर्मम है, लेकिन विकास के लिए जरूरी भी। अब अगला प्रश्न। हाँ, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, निम्न में से सांद्रण विधि नहीं है। विकल्प हैं 1 फेन प्लवन, 2 चुंबकीय पृथक्करण, 3 निस्तापन, 4 गुरुत्वीय। सोचिए। सही उत्तर है निस्तापन। निस्तापन अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया है, ना कि उसे अशुद्धियों से अलग करने यानी सांद्रण की। धातुकर्म की ये प्रक्रिया हमेशा उलझाती है। फेन प्लवन या गुरुत्वीय विधियां क्या करती हैं जो निस्तापन नहीं करता? इसे एक रसोई के उदाहरण से समझा जा सकता है। हाँ, बताइए। जब जमीन से आलू निकाले जाते हैं तो उनमें मिट्टी लगी होती है। उससे पानी से धोकर साफ करना सांद्रण है। फेन प्लवन, चुंबकीय पृथक्करण और गुरुत्वीय विधि, ये सब उसी सफाई के अलग-अलग भौतिक तरीके हैं। मिट्टी और कंकड़ को अयस्क से अलग करना। और निस्तापन? निस्तापन बिल्कुल अलग है। ये साफ किए हुए आलू को ओवन में भूनने जैसा है। इसमें सांद्रित अयस्क को बिना पिघलाए हवा की कमी में बहुत तेज गर्म किया जाता है, ताकि अंदर की नमी और गैसें बाहर निकल जाएं। मतलब वो एक रासायनिक बदलाव है, बहुत ही स्पष्ट। सांद्रण मतलब नहलाना और निस्तापन मतलब भुनना। अब अगला प्रश्न। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। प्रश्न 13, कांच की छड़ रगड़ने पर आवेश होता है। विकल्प हैं 1 धनात्मक, 2 ऋणात्मक, 3 कोई नहीं, 4 इनमें से कोई नहीं। सोचिए। सही उत्तर है धनात्मक। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर वो अपने इलेक्ट्रॉन खो देती है, जिससे उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। लेकिन कांच की छड़ धनात्मक ही क्यों बनती है? वो ऋणात्मक क्यों नहीं बन जाती? ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को पकड़कर रखने की क्षमता कितनी है। हर वस्तु परमाणुओं से बनी है, जिनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, प्रोटॉन धनात्मक और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक। बिल्कुल। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण ऊर्जा पैदा होती है। कांच के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ कमजोर होती है, इसलिए उसके कुछ इलेक्ट्रॉन छिटक कर रेशम पर चले जाते हैं। अच्छा, तो क्योंकि कांच ने अपने इलेक्ट्रॉन खो दिए? हाँ, क्योंकि कांच ने अपने ऋणात्मक हिस्से खो दिए हैं, इसलिए वहां धनात्मक आवेश का पड़ला भारी हो जाता है और रेशम इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणात्मक बन जाता है। जो नकारात्मकता को छोड़ देता है वो सकारात्मक बन जाता है। स्थिर वैद्युतिकी का ये सिद्धांत दर्शन शास्त्र जैसा लगता है। अब अगला प्रश्न। हाँ, विज्ञान कभी-कभी दर्शन जैसा ही लगता है। प्रश्न 14, आवर्त सारणी में नीचे जाने पर विकल्प हैं 1 त्रिज्या घटती है, 2 चालकता घटती है, 3 घनत्व घटता है, 4 धात्विकता बढ़ती है। सोचिए। सही उत्तर है धात्विकता बढ़ती है। परमाणु का आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है, जिससे तत्वों की धात्विकता बढ़ जाती है। अगर आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाया जाए तो परमाणु भारी होते जाते हैं ना, तो एक भारी तत्व ज्यादा अच्छा धातु कैसे हो सकता है? देखिए, अच्छा धातु वो नहीं है जो भारी हो। अच्छा धातु वो है जो अपने बाहरी इलेक्ट्रॉनों को आसानी से आजाद कर दे। अच्छा, तो नीचे जाने पे क्या होता है? जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाया जाता है तो परमाणुओं में नई कक्षाएं जुड़ने लगती हैं।
इससे परमाणु की त्रिज्या या आकार बहुत बड़ा हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, जब आकार बड़ा होता है तो सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन केंद्र यानी नाभिक से काफी दूर हो जाते हैं। नाभिक की उन पर पकड़ कमजोर पड़ जाती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं और इसी गुण के कारण नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ जाती है। नाभिक से दूरी ही इलेक्ट्रॉन की आजादी का कारण बनती है। बहुत ही तार्किक। अब अगला प्रश्न। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15 रक्त का थक्का बनाने वाली कणिका है। विकल्प हैं 1 प्लेटलेट्स, 2 आरबीसी, 3 डब्ल्यूबीसी, 4 कोई नहीं। सोचिए। सही उत्तर है प्लेटलेट्स। जैसा कि 2017 के पेपर में भी चर्चा की गई थी, प्लेटलेट्स ही रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्का जमाते हैं। ये सवाल फिर से आ गया। बिल्कुल हूबहू, विकल्प भी लगभग वही हैं। हाँ, और यही पुराने प्रश्न पत्रों को हल करने का सबसे बड़ा फायदा है। जो अवधारणाएं मानव शरीर या विज्ञान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, परीक्षक उन्हें बार बार पूछते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है छात्रों के लिए। बिल्कुल, प्लेटलेट्स का काम शरीर की सुरक्षा का एक इतना अहम हिस्सा है कि ये बार बार ध्यान आकर्षित करता है। इस दोहराव से ये साबित होता है कि कौन से विषय परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अब विज्ञान की इन छोटी छोटी बातों में जीवन के कितने बड़े रहस्य छिपे हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस सत्र से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।